इसमें आप लोग फिजिकली बैठे हुए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऑनलाइन भी हैं। तो ये इस वजह से इन्होंने मुझे ये पकड़ा दिया है, स्क्रीन के सामने खड़ा कर दिया है, तो मैं ज़्यादा मूव नहीं कर सकूंगा। कम से कम लिखते वक्त मुझे यहीं आना पड़ेगा। तो ये बताएं जनाब, आर्टिकल्स ठीक चल रहे हैं? कितने लोग हैं जो अभी रजिस्टर नहीं हुए? चलें, इसका मतलब है को 1 2 3 4, अच्छा आप भी हैं 5, ठीक है। तो खास फर्म्स की तलाश में है या कोई भी फर्म है? प्रोबेशन चल रहा है, नहीं फर्म जिनको मिल गई है रजिस्टर ही समझें अपने आप को। जो फर्म से बाहर हैं वो कितने हैं? 2, अच्छा ठीक है जी। अच्छा जी, ये आज हमारी ओरिएंटेशन है। एवरी 6 मंथ्स वी होल्ड ओरिएंटेशन ऑफ सीफैब एंड एमएसए। ये तो सीफैब की एमएसए की ओरिएंटेशन इंशाल्लाह रिजल्ट के बाद होगी। आई कैप का रिजल्ट कब एक्सपेक्टेड है? 19 को। चलें, 19 को रिजल्ट एक्सपेक्टेड है और उसके बाद एमएससी की होगी। तो आप सब लोग माशाल्लाह सीफैब के लिए आए हैं जी। क्यों जी? सीफैब अच्छा लिखता है, गुड। जब ये सीफैब हमारा जो है, जाहिद मुझे थोड़ी सी आपकी असिस्टेंस यहीं चाहिए होगी। सीफैब जो है हमारा, ये आप सब जानते ही हैं 6 पेपर्स हैं इसके, और आप जितने चाहें उतने पेपर एक साथ दे सकते हैं। आई कैप ने कोई रिस्ट्रिक्शन उस पर नहीं लगाई, ऑल 6 कैन बी टेकन टुगेदर। और ऑर्डर भी कोई फिक्स नहीं किया हुआ, सो इट कैन बी एन ऑर्डर ऑफ योर चॉइस। आप जौन से मर्जी पेपर्स पहले दे दें, जौन से मर्जी आखिर में दें, सो इट इज ऑल अप टू यू। सो द बिग क्वेश्चन which always arises is that what papers should we take in our first attempt? ठीक है जी, फर्स्ट अटेम्प्ट। जरा ये पेज चेंज यहां से हो जाएगा, बस ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट में देखें और पेपर्स की चॉइस हो सकती है। वो पहले वाला ठीक था यार, हाँ पहले वाला ठीक था, फर्स्ट क्लास था। हाँ, इतना मजे का था उसका, रंग कलर भी अच्छा है, फॉन्ट भी अच्छा है, वो ठीक है। आप जो भी पेपर लें, लेकिन ये पेपर आपने जरूर पढ़ना चाहिए आपको। आप में कितने लोग हैं जो ऑडिट में ट्रेनिंग कर रहे हैं? एश्योरेंस में, टैक्स में कितने लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं? और कंसल्टिंग में? कुछ लोग ऐसे लगता है इन तीनों डिपार्टमेंट्स में नहीं है। क्यों भाई? वो लोग जो बोलेंगे उनकी आवाज वहां पे आएगी, चैट में आएंगे। अच्छा ठीक है जी। आवाज नहीं आ रही भी कुछ लोगों को, लेकिन आवाज बहुत क्लियर जा रही है। जिन लोगों को आवाज नहीं आ रही वो जरा अपने सिस्टम चेक कर लें, वहां कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बहुत से लोगों को जवाब आवाज जा रही है। ये आप चेक कर लें। हाँ जी, तो एश्योरेंस में अगर आप हैं तो रिपोर्टिंग एक बड़ा इसेंशियल सब्जेक्ट है, जिसके बगैर आपको ऑडिट करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, और फर्म की भी रिक्वायरमेंट यही होगी कि आपको रिपोर्टिंग आती हो। इसके साथ कौन सा दूसरा पेपर लेना चाहिए, तीसरा कौन सा लेना चाहिए, और क्या कोई चौथा पेपर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये भी एक अहम सवाल है। अब एग्जाम कब होगा जी? आपका एलिजिबिलिटी पीरियड क्या हो गया अब? 1 ईयर, ठीक है 1 ईयर। तो जो लोग 1 जनवरी से पहले रजिस्टर हो गए, से दिसंबर में किसी वक्त हो गए, उनकी अटेम्प्ट कब ड्यू हो जाएगी? दिसंबर में ड्यू होगी। तो पहले उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है जी। कितने लोग हैं जी जो अगले दिसंबर में अटेम्प्ट देंगे, पहली अटेम्प्ट? कितने पेपर्स आप तैयार कर लेंगे जिन 12 महीनों में? आप बताएं, आप लोगों की चॉइस क्या है, कितने तैयार कर लेंगे आप? 2 या 3? 3 पेपर आप समझते हैं कि आप तैयार कर लेंगे। चलें, अगर आप 3 तैयार कर लेंगे तो अगला पेपर कौन सा होना चाहिए? चलें, ऑडिट होना चाहिए। ऑडिट, एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। और नेक्स्ट, स्ट्रेटेजी एंड
परफॉर्मेंस क्यों? स्टडी एंड परफॉर्मेंस रिव्यू क्यों हो? तो आपको किसने कहा कि स्टडी एंड परफॉर्मेंस रिव्यू इज एन इजी पेपर? अच्छा, उसने दिया? अच्छा, बीएमएस में और इसमें काफी फर्क है, जरा फर्क है इसमें, दोनों में आइडेंटिकल पेपर नहीं है ये, लेकिन ना काफी चीजें कॉमन भी हैं इसमें एट द सेम टाइम। और क्या चॉइस होगी जी इसके अलावा? लॉ, लॉ भी एक चॉइस है, स्ट्रेटेजी एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट भी एक चॉइस है, और कॉर्पोरेट लॉ। जरा देखते हैं कि क्या लॉजिक क्या होगी इन सारे पेपर्स की ना, एक लॉजिक के तहत भी देखना चाहिए। कॉर्पोरेट लॉ जो है, जब आप ऑडिट करते हैं तो जो तीसरा इसेंशियल सब्जेक्ट जिससे आपको वास्ता पड़ता है वो कॉर्पोरेट लॉज है। तो आपके हाथ से कॉर्पोरेट लॉज की काफी चीजें गुजर रही होती हैं, आप अपनी पढ़ाई को रिलेट कर सकते हैं उसके साथ, या जो कुछ आप पढ़ रहे हैं उसको आप अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ रिलेट कर सकते हैं। कितने लोग इससे एग्री करते हैं मेरी इस बात से कि जब आप ऑडिट करते हैं तो कॉर्पोरेट लॉ की नॉलेज चाहिए होती है आपको वहां पे, और खास तौर पे अगर लिस्टेड कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं तो फिर कॉर्पोरेट लॉज की नॉलेज चाहिए होती है, फिर लॉ तक महदूद नहीं रह जाते हम, कंपनी टैक्स नहीं बल्कि और लॉज की भी नॉलेज हमें चाहिए होती है। तो कॉर्पोरेट लॉ का एडवांटेज ये होता है, ये आपको होता है। फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो है एमएसए की अनलॉकिंग। आपको एमएसए कब देने चाहिए? जब आप, दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक पॉसिबिलिटी है कि व्हेन आई हैव पास्ड ऑल 6 पेपर्स ऑफ कैफ, देन शुड आई टेक माय एमएसए, सीफैप, सॉरी सीफैप, सीफैप, ठीक है जी, एक पॉसिबिलिटी ये है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि मेरे जब एमएसए 1 अनलॉक हो जाए तो मुझे एमएसए 1 दे देना चाहिए, और जब एमएसए 2 अनलॉक हो जाए तो मुझे एमएसए 2 दे देना चाहिए ऑन अनलॉकिंग। आप क्या व्यू रखते हैं इस पे? जब अनलॉक हो जाए तब दे देना चाहिए। क्या उसका एडवांटेज होगा अनलॉक होने पे देने का? हाँ, फ्रेश होना है, एक बड़ा एडवांटेज है इसका कि फ्रेश होगा उस वक्त आपका सारा रिपोर्टिंग भी और ऑडिट भी फ्रेश होगा, तो आप उसके बिल्डअप पे कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है। अब एमएसए 1 कब अनलॉक होगा आपका, और उसमें कौन कौन से पेपर की नॉलेज टेस्ट होगी? रिपोर्टिंग, ऑडिट और कॉर्पोरेट लॉ, ये 3 पेपर्स की नॉलेज एमएसए 1 में टेस्ट होने वाली है। क्यों? ठीक है, आखिरी ग्रिड कॉर्पोरेट लॉ की भी है ना, कितनी 10 मार्क्स की है 15 मार्क्स की है? चला कितनी 10 15 15 तक 15% के करीब पेपर कॉर्पोरेट लॉ से बनेगा, बाकी का जो है वो रिपोर्टिंग और ऑडिट, एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज से बनेगा। तो ये 3 पेपर्स की एक लॉजिक ऑडिट में इसका इस्तेमाल है, और दूसरी लॉजिक इसकी एमएसए की अनलॉकिंग है, जो कि 2 पेपर्स पर ही हो जाएगा अनलॉक। ये पहले 2 पेपर जो मैंने लिखे हैं इसी पे अनलॉक हो जाएगा और आप एमएसए 1 दे सकते हैं। ठीक है, चलूं आगे। लॉ का सवाल आएगा ना? नहीं, इतना नहीं है, एक स्पेसिफाइड ग्रिड है। अगर आपने पढ़ भी लिया है और नहीं भी पेपर दिया तब भी आप तैयार हैं इसके लिए। हाँ, हो जाएगा कवर, ये इतना लंबा नहीं है, डायरेक्ट एमएसए में भी पढ़ेंगे तो कवर हो जाएगा। लेकिन जब आप एमएसए दे रहे होंगे, एमएसए 1 फॉर एग्जांपल दे रहे होंगे, तो उसके साथ अगला पेपर कौन सा लेंगे? सिर्फ एमएसए 1 पढ़ेंगे, एक और पेपर भी लेंगे? आए इस पे भी पूरी स्ट्रेटेजी सीफेप और एमएसए की डिस्कस करते हैं ना। तो जब एमएसए 1 में दे रहा हूंगा तो मैं एमएसए 1 के साथ प्लस क्या करूंगा? कोई ना कोई पेपर प्लस करना है ना।
हाँ, आपने कितनी अटेम्प्ट में एमएसए और सीफेब और एमएसए करने हैं? पहला सवाल तो ये है ना, कितनी अटेम्प्ट में करने हैं आपने? एक में तो हो नहीं सकते, एक से ज्यादा करने पड़ेंगे, 2, 3 या 4? 3 और 4? हाँ जी, 3 और 4? 4 में अगर करता हूं मैं तो दिसंबर, फॉर एग्जांपल दिसंबर 22 को मैं बेस बना लूं तो उसके बाद मेरी नेक्स्ट अटेम्प्ट जून 23 है, फिर दिसंबर 23 और फिर जून 24, और मेरे आर्टिकल स्टार्ट हुए हैं से दिसंबर 21 में। खत्म कब होंगे? मई 25 में? श्योर? 22, 23, 24, हाँ जी, मई 25 में खत्म होंगे। क्यों जी? इट्स नॉट ए बैड बार्गेन, इट्स ए गुड बार्गेन। अगर मैं 2 सालों में क्वालिफाई कर जाता हूँ, 2 साल लगेंगे, 2.5 साल में, 2.5 साल में अगर मैं क्वालिफाई कर जाता हूँ तो देयर इज नथिंग लाइक दैट। क्यों जी? ठीक है, चलें। 4 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट का मतलब है आप हर अटेम्प्ट में 2 पेपर देना चाह रहे हैं, यही मतलब हुआ ना जी इसका? चलें, तो आपने पहली अटेम्प्ट में दे दिया। अब हम जरा दोबारा इसको रिकैप कर लें, जरा ऑनलाइन के बच्चों से देख लें, पूछ लें, उनको सब समझ आ रही है? अच्छा, इतने सारे मैसेजेस तो कोई और देखेगा पहला, आपको जरा देखने होंगे, तो फिर मैं जवाब दे दूंगा आप जो बताएंगे उसके मुताबिक। तो हम कहते हैं जी पहली अटेम्प्ट में हमने दिया AFR प्लस ये, क्यों जी? यही देना चाह रहे हैं ना अगर 2 पेपर दे रहे हैं तो। और तीसरा अगर हमने ऐड करना है तो हम कंपनी लॉ, कॉर्पोरेट लॉज ऐड कर लेंगे। लेकिन अगर हम नहीं ऐड करते तो हम MSA 1 प्लस कॉर्पोरेट लॉ अगली अटेम्प्ट में कर सकते हैं, ठीक है? और उसके बाद पहले हमारे एग्जिस्टिंग टाइम टेबल में इसमें क्लैश तो नहीं होगा? MSA 1 और कॉर्पोरेट लॉ में नहीं होगा। अच्छा, और उसके बाद हम नेक्स्ट जो पेपर्स देंगे वो होगा BFD और क्या नाम है यार, वो मुश्किल सा नाम क्या बताया था आपने? स्ट्रेटेजी एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, SPM। ठीक है जी, ये दे देते हैं SPM। इन दोनों से हमारा MSA 2 अनलॉक हो जाएगा। क्यों जी? ठीक है। और MSA 2 में टैक्स की नॉलेज रिक्वायर्ड या नॉट रिक्वायर्ड? रिक्वायर्ड। कितने ग्रिड? 15 मार्क्स की ग्रिड। तो हम आखिरी अटेम्प्ट में MSA 2 प्लस टैक्स देंगे, ठीक है? दिस इज वन ऑफ द स्ट्रेटेजीज, दिस इज वन ऑफ द स्ट्रेटेजीज। लेकिन अगर आप पहली अटेम्प्ट में 3 पेपर्स देना चाहते हैं तो आप कॉर्पोरेट लॉ को ऐड कर सकते हैं, आप SPM को भी ऐड कर सकते हैं कि आप साल भर का अगर फुल यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं, यू वांट टू अपीयर इन 3 पेपर्स, तो आप इन दोनों में से कोई भी पेपर ऊपर ला सकते हैं। अगली दफा आप MSA के साथ, क्यों जी? MSA के 1 के साथ BFD वुड बी ए मैनेजेबल कॉम्बिनेशन और नॉट ए मैनेजेबल कॉम्बिनेशन। तो MSA 1 के साथ फिर क्या देंगे हम? टैक्स देंगे, ठीक है? टैक्स देंगे। और फिर हम नेक्स्ट अटेम्प्ट में BFD और SPM देंगे या BFD और कॉर्पोरेट लॉस देंगे, कुछ तो देना होगा ना। कॉर्पोरेट लॉ हमें याद रखिए कि MSA 1 देने से पहले कॉर्पोरेट लॉ का पढ़ना जरूरी है। आप टोटली कॉर्पोरेट लॉ को छोड़कर MSA 1 में जाएंगे तो कोई ना कोई रिस्क उसमें रहेगा, क्योंकि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स करते हुए भी कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट लॉ का अमल दखल आ जाता है कि आप अकाउंटिंग कैसे करेंगे। सही है? और रिपोर्टिंग के पेपर में भी जो स्पेशलाइज्ड
जब चीजें आती हैं उसमें लॉ का अमल दखल मौजूद होता है। तो कॉर्पोरेट लॉ जो है उसको जरा आपको अर्ली देखना होगा, उसको बहुत ज्यादा आप लटका नहीं सकते। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं पढ़ते तो आपको सेकंड अटेम्प्ट में लाजमन MSA 1 के साथ कॉर्पोरेट लॉ पढ़ना चाहिए। दिस इज एन एडवाइजेबल कॉम्बिनेशन। और टैक्स के बगैर भी आपका MSA 2 अनलॉक हो जाता है, लेकिन टैक्स के बगैर MSA 2 पास नहीं होता। लिहाजा MSA 2 के साथ आपको टैक्स जरूर पढ़ लेना चाहिए ताकि आपकी कंप्लीट नॉलेज ऑफ टैक्स मौजूद हो जब आप MSA 2 के पेपर में अपीयर होते हैं। ये इन केवियट्स के साथ आगे बढ़े जी। जी बोलें जी। यार मेरा ख्याल है कि जब भी आप रख लें, क्योंकि पढ़ना आपको पड़ेगा, हर सूरत में पढ़ना पड़ेगा। लॉ में प्रैक्टिस काफी सारी रिक्वायर्ड है इस वक्त भी। ये नहीं है कि लॉ को अगर आप ऐसे देख रहे हैं ना कि दो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं और लॉ एक नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट है और इसलिए हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, या ये SPM जो है नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लॉ का पेपर भी जो इस वक्त बन रहा है उसको पास करने के लिए आप सिर्फ लॉ पढ़कर उसको पास नहीं कर सकते। लॉ का पढ़ना तो जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ यू विल हैव टू डू लॉट ऑफ क्वेश्चंस एक्चुअली, क्योंकि ये सादा सादा रटे वाला पेपर नहीं है। आप लोगों ने देखे कॉर्पोरेट लॉ के पेपर? कॉर्पोरेट लॉ के पेपर देखे आप लोगों ने? कितने लोगों ने कॉर्पोरेट लॉ का पेपर देखा है आप में से जो लास्ट आया है? चलें, इस दफा का पेपर कैसा था भाई? कौन दे के आया इस दफा का पेपर कॉर्पोरेट लॉ का? कैसा पेपर था भाई? क्या उससे पिछले पेपर जैसा था? उससे इजी था? पैटर्न वही था या पैटर्न डिफरेंट था? ठीक है, लेकिन पैटर्न भी मिलता था। अच्छा, जो उससे पिछली दफा जिसका पेपर था जून का पेपर दिसंबर के पेपर से मुख्तलिफ था या वैसा ही था? नहीं देखा? पेपर दिया है, पिछले पेपर नहीं देखे हुए? अच्छा, जून 2021 तक ये पोजीशन थी कि कॉर्पोरेट लॉ के 3 पेपर मैदान में मौजूद थे। एक ICAP का पायलट पेपर, दूसरा दिसंबर 2020 का पेपर और तीसरा जून 2021 का पेपर, और ये तीनों आपस में बिल्कुल नहीं मिलते थे, बड़े डिफरेंट थे पैटर्न के लिहाज से। इस दफा का पेपर जो है उसमें अब हमें ये नजर आ रहा है कि नाउ पैटर्न इज सेटलिंग डाउन टू सम एक्सटेंट, और होपफुली आपके दिसंबर 2022 तक होपफुली ये और सेटल डाउन हो जाएगा इसका पैटर्न, क्योंकि पहले 3 पेपर जो हमारे सामने थे उसमें तो कोई पैटर्न इमर्ज ही नहीं हो रहा था। अब वो बता रहे हैं कि ग्रेजुअली पैटर्न इमर्ज होना शुरू हो गया है। डिफिकल्टी लेवल भी ICAP ने उसका मॉडरेट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि वो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट पेपर्स थे। जब दूसरा पेपर आया ओपन बुक का तो लोगों ने कहा इससे तो पहला पेपर अच्छा था। तो इस दफा वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, तीसरा पेपर दूसरे पेपर से बेहतर था। तो कॉर्पोरेट लॉ को काफी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बात मैंने ये कहनी थी आपको कि कॉर्पोरेट लॉ बगैर प्रैक्टिस किए हुए आप पास नहीं कर सकते। सिमिलरली ये जो पेपर है हमारा SPM का, प्लीज डोंट टेक इट एज नॉन टेक्निकल पेपर। ये अच्छा खासा टेक्निकल पेपर होगा, इसमें डेटा एनालिटिक्स और ये चीजें भी डाली हुई हैं उन्होंने, कुछ इस तरह की चीजें भी डाल दी हैं। कुछ BFD के टॉपिक्स इसमें जमा कर दिए मैं, जो BFD से निकाले थे या मैनेजमेंट अकाउंटिंग से निकाले थे, वो भी इसमें डाल दिए हैं। तो ये सादा मैनेजमेंट का पेपर नहीं है, दिस नॉट BMS, दिस इज 30 to 40% डिफरेंट फ्रॉम BMS, और इसको आपको प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा। तो पेपर सिलेक्शन के वक्त ये ज़हन में रखिएगा कि ये उन पेपर्स में से नहीं है जिसको हम कंबल में बैठ के गोद में किताब रख के पढ़कर पास कर लेते हैं। इसके लिए कंबल से पांव बाहर निकालने पड़ेंगे, हाथ में कॉपी पेंसिल लेनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर ये पेपर्स पास होंगे। और सो इज द केस विद टैक्स। जी, और कोई सवाल है आपका? जी चलो। अच्छा, आप नोट कर रहे हैं? हाँ जी, तो एंड कर देंगे।
ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। नहीं औरंगजेब, मौजें करें, आपको एग्जामिशन है उस पेपर से, इक्विवेलेंस है। आपको याद रखें, किसी सूरत भी 8 से ज्यादा पेपर देने को नहीं कहेगा ऐसे। तो जो पेपर आपका पास हो गया है उसकी कहीं ना कहीं इक्विवेलेंस क्रिएट कर दी हुई है उन्होंने, और बाकी सारे पेपर तो सिमिलर थे, सिर्फ यही एक पेपर थोड़ा सा डिफरेंट था, उन्होंने इक्विवेलेंस दे दी है BMS की इसको। जी बोलें जनाब। तो आप सेकेंड अटेम्प्ट में MSA 1 नहीं दे रहे या 3 पेपर देने की बात कर रहे हैं? और MSA 1 को फिर बाद में दें? देखें, ये ऑप्शन तो हमेशा आपके पास मौजूद है कि पहले आप दोनों MSA अनलॉक करें और फिर उनका इम्तहान दें। लेकिन एक सोच इसमें जो एक्सपीरियंस से हमें नजर आ रही है वो ये है कि जब आप MSA 1 तैयार करते हैं तो आपको रिपोर्टिंग सारी रिवाइज करनी पड़ती है, आपको ऑडिट भी सारा रिवाइज करना पड़ता है। तो बेसिकली आपने ये फैसला करना है कि आपने एक लेट रिवीजन करनी है या अर्ली रिवीजन करनी है, क्योंकि जब MSA तैयार करेंगे तब भी रिवीजन तो करनी पड़ेगी। लेट रिवीजन में जरा टाइम ज्यादा लगता है, अर्ली रिवीजन में रिलेटिवली टाइम कम लगता है। जी फरमाइए जी। उनके लिए भी, अगर ये उनकी पहली अटेम्प्ट है तो उनके लिए भी मैं तो कोई कॉम्बिनेशन में चेंज नहीं लाना चाहूंगा। ये तैयार हो जाएंगे अगर आप इसको रोज पढ़ेंगे, रोज पढ़ेंगे तो हो जाएंगे। अगर आप इसको घर जाकर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर वाकई ये मुश्किल हो जाएंगे, और वो फिर आप जब भी देंगे तभी मुश्किल होंगे। तो बेसिकली हमने अभी तक ये देखा है कि जो लोग पास होते हैं वो उनमें खूबी ये होती है कि वो अटेम्प्ट से पहले अपना कोर्स अच्छी तरह मुकम्मल कर लेते हैं, अच्छी तरह मुकम्मल कर लेते हैं। जो बहुत पहले जो बार बार क्लासेस पढ़ते हैं वो हम उनको भी यही एडवाइस करते हैं कि आप बार बार क्लास ना पढ़ें, आप प्रैक्टिस करें। ICAP हमें फीडबैक ये देता है कि बाज लोगों के पेपर्स देख के ये लगता है कि इन्होंने अपना रिपोर्टिंग का पहला सवाल एग्जामिनेशन हॉल में सॉल्व किया है, वो प्रैक्टिस करके नहीं आए, उनको जितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए थी वो नहीं की हुई। सवाल करते हुए हम बहुत से लोग जो हैं यूजुअली जवाब देख लेते हैं और वो समझते हैं कि इससे हमारा नॉलेज हो गया। वो नॉलेज नहीं होता एक्चुअली। जब भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है तो आपके पास सोल्यूशन ही नहीं होता उसका। आप सवाल को करें, गलत कर दें, गलत सवाल पे कोई मसला नहीं। गलत सवाल तो बहुत अच्छे होते हैं, वो जिसने भी ऐड बनाई है ना दाग तो अच्छे होते हैं, उन्हें सही ऐड बनाई है, गलत सवाल तो अच्छे होते हैं। वो आपको बताते हैं कि आपके कॉन्सेप्ट्स में अभी भी क्या डेफिशिएंसीज हैं, क्या गैप्स हैं, आप उनको फिल करते हैं, ब्रिज करते हैं एंड यू पास योर एग्जाम्स। तो अगर आप रोज पढ़ेंगे ना, घर जाकर प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आप जून में भी पास कर सकते हैं। लेकिन अगर 1 मिनट को हम आपकी इस बात को एक और एंगल से देखें तो अगर हम कहते हैं ये नहीं तो फिर कौन से? इफ जून 22 में अगर रिपोर्टिंग और ऑडिट नहीं तो फिर कौन से? आप बताइए। अच्छा देखें, एक मैं आपको बात बताऊं कि अगर आप अश्योरेंस में प्रैक्टिस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको कोई एक बड़ा क्लियर एडवांटेज है ऑडिट में और रिपोर्टिंग में। ये कॉन्सेप्ट गलत है। अगर आप टैक्स में काम कर रहे हैं तो आपको कोई बड़ा क्लियर एडवांटेज नहीं है। एडवांटेज है लेकिन इतना बड़ा नहीं है कि आप कहें कि मेरी जिंदगी आसान हो गई। मैंने बड़े सीनियर प्रैक्टिशनर्स को टैक्स में फेल होते हुए देखा है। सीनियर प्रैक्टिशनर्स को, अच्छा जिनका मार्केट में नाम है एज ITP, उनको मैंने टैक्स में फेल होते हुए देखा है। क्योंकि एग्जाम पास करना एक बिल्कुल डिफरेंट बॉल गेम है।
you will have to prepare it quite differently. Knowledge is one thing, but preparation for exam is totally different. मतलब मैं इतने साल मैंने ऑडिट पढ़ाया, आप मुझे ऑडिट के पेपर में बिठा दें, इट इज क्वाइट लाइकली दैट आई विल फेल इन दैट पेपर. नॉलेज होना और चीज है, लेकिन एग्जाम प्रेपरेशन जो है उसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, सवाल करने पड़ते हैं, बार बार चीजों को रिवाइज करना पड़ता है ताकि आप 3 घंटे में पेपर को मैनेज कर लें. ठीक है जी. आप लोगों को अगर आप किसी बड़ी फर्म में टैक्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एक डिसएडवांटेज आपको वैसे ये हो जाता है कि आप हर बात में केस लॉ ढूंढते हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं होता. वहां तो हर चीज पे होता है ना जी, ये सुप्रीम कोर्ट के फला फैसले के मुताबिक ये नहीं हो सकता. वो कहते हैं जी बताएं रूल्स के मुताबिक क्या लिखा हुआ, और किताब में जो सवाल किया हुआ है, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हैं उसमें इसका जवाब क्या लिखा हुआ है. तो वहां ना सुप्रीम कोर्ट चलती है ना हाई कोर्ट चलती है, वहां तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस और उसके रूल्स चलते हैं, सेल्स टैक्स एक्ट और उसके साथ बनाई हुई रेगुलेशंस चलती हैं. तो आप इसको इस तरह से प्लीज व्यू कीजिएगा. ठीक है. हाँ. और किसी भी क्लाइंट पे ना हम 100% रिपोर्टिंग अप्लाई करते हैं, ना 100% ऑडिट अप्लाई करते हैं, ना 100% टैक्स अप्लाई करते हैं. किसी भी क्लाइंट पे ये 100% अप्लाई नहीं होते. इसका बड़ा छोटा सा पोर्शन होता है जो किसी क्लाइंट पे अप्लाई होता है. हाँ, क्यों नहीं हो सकती. इस वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज क्यों नहीं हो सकती. ठीक है. लेकिन इसमें आपने ये देखना है, आप एक टोटली डिफरेंट स्ट्रेटेजी पे जा सकते हैं, एंड दैट इज अनलॉकिंग योर MSA2 फर्स्ट. इवन दैट कैन बी ए स्ट्रेटेजी कि आप अपना MSA2 पहले अनलॉक कर लें. यू गो फॉर BFD एंड SPM एंड देन यू गो फॉर MSA2 एंड टैक्स. ठीक है. अगर अनलॉक कर लेते हैं तो आप उसके साथ टैक्स देंगे और फिर आप रिपोर्टिंग और ऑडिट दें और उसके साथ MSA1 और कॉर्पोरेट लॉ. आप इसको उल्टा दें, इस इतने पार्ट को आप ऊपर ले जाएं, इस पार्ट को नीचे लें. जी. और डेली बेसिस पे जी रिपोर्टिंग को कम से कम मेरा ख्याल है कि क्लास पढ़ने के अलावा जो है आपको हफ्ते में कम से कम 14-15 घंटे रिपोर्टिंग करनी चाहिए क्लास पढ़ने के अलावा. और ऑडिट को कम से कम क्लास पढ़ने के अलावा 3 से 4 घंटे जरूर हफ्ते में 4 से 5 घंटे पढ़ना चाहिए. सो अगर आप सेल्फ स्टडी के लिए 20 आवर्स निकाल सकते हैं तो यू कैन प्रिपेयर बोथ दिस. अभी सफिशिएंट टाइम है इसके लिए. और एक प्रोवाइजो है इसमें कि आप मई में छुट्टियां लेंगे और फुल टाइम पढ़ेंगे. सही है ना. तो फिर ये कवर हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. दूसरी अटेम्प्ट में 3 पेपर देने हो, MSA1 और कॉर्पोरेट लॉ के साथ एक और देना हो, तो मैं तो टैक्स दूंगा. ठीक है. SPM या टैक्स, इसमें से कोई भी मैं दे सकता हूं. वैसे SPM या टैक्स, मैं BFD नहीं दूंगा. MSA1 के साथ BFD नहीं दूंगा. लंबा पेपर है, ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है. MSA1 भी लिखकर ही होगा तैयार. MSA1 भी जुबानी तैयार नहीं होगा. ये ध्यान में रखिएगा कि MSA1 और MSA2 में वही लोग पास होते हैं जो केस स्टडीज को सॉल्व करते हैं, लिखकर सॉल्व करते हैं. जो इसको सिर्फ सवाल पढ़ते हैं, जवाब पढ़ते हैं, वो पास नहीं होते. इसमें इस पेपर में नहीं पास होते वो. सो 8 आउट ऑफ 8 7 पेपर्स आर ओपन बुक. ओपन बुक का मतलब ये है कि अब आपको रट्टे वाला सवाल नहीं आएगा. रटे वाला सवाल नहीं आ सकता. आपको रिप्रोडक्शन ऑफ लॉ नहीं पूछेगा. वो रिप्रोडक्शन पूछेगा, आप किताब खोलेंगे, रिप्रोड्यूस कर देंगे. तो ओपन बुक एक्चुअली आपके लिए कोई फैसिलिटेशन नहीं है, आपके लिए कोई मसला नहीं है, प्रॉब्लम आपको कोई फैसिलिटेट नहीं किया ओपन बुक ने. ओपन बुक का मतलब है कि एग्जामिनर को ICAP ने कहा है कि अब रट्टे वाले सवाल नहीं तुम पूछ सकते हो इन बच्चों से. तुम्हें इनसे जब भी सवाल पूछने हैं एप्लीकेशन ऑफ लॉ के पूछने हैं. और एप्लीकेशन ऑफ लॉ के मुतालिक ये मिसकॉन्सेप्शन से निकाल दें कि विदाउट नोइंग द लॉ वी कैन अप्लाई इट. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डू नॉट स्टडी द लॉ थॉरोली and they try to solve questions. You cannot
solve any question of law without first reading the law. और एग्जामिनेशन हॉल में अगर आप किताब खोलकर बैठे रहेंगे 3 घंटे तो आपके पास लिखने का टाइम नहीं होगा। तो ओपन बुक में एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये बड़ी मिसकंसेप्शन है। कॉर्पोरेट लॉ का पहला एग्जाम हुआ, वेरी पुअर रिजल्ट। सेकंड एग्जाम टैक्स का पहला एग्जाम हुआ, इट वाज वर्स्ट रिजल्ट ऑफ टैक्स आई हैव एवर सीन। रीजन, जिससे पूछते थे वो कहता था मैंने कहा कि वहां पे किताब खोलेंगे और सवाल कर लेंगे। तो वहां तो पहले तो ये सोचना पड़ेगा कि किताब को खोलना कहां से है। तो यही ना डिटरमिन हो सका अगर 3 घंटों में कि किताब को खोलना कहां से है, तो फिर उसके बाद पढ़ने की नौबत आएगी और फिर लिखने की नौबत आएगी। तो आपको लॉ थॉरोली पढ़कर जाना होगा। वहां पर किताब तो स्पेरिंगली आप खोलेंगे। बड़े कोई कंफ्यूजन अगर है तो उसको दूर करेंगे, कोई छोटा मोटा इशू है तो उसके लिए खोल लेंगे अगर टाइम होगा तो। वरना किताब खोलने की प्लानिंग करके घर से आप नहीं जाएंगे कि आप किताब एग्जामिनेशन हॉल में खोलेंगे। जिस तरह आप FAR 2 ओपन बुक था आपका, कितने लोगों ने स्टैंडर्ड्स खोले एग्जामिनेशन हॉल में? ठीक है, कितने सवालों के लिए खोले? 4 नंबर के लिए हुआ ना, 4 या 6। अगर आप सारे सवालों के लिए स्टैंडर्ड खोल लेते तो स्टैंडर्ड ही खुला रह जाता वहां पे। तो एग्जैक्टली यही सिचुएशन याद रखें यहां पर होगी कि आप खोलेंगे जरूर टैक्स की किताब, कॉर्पोरेट लॉ की किताब, बट दैट विल बी स्पेरिंगली। बहुत मजबूरी होगी तो आपको किताब खोलेंगे, वरना आपकी किताब नहीं खोलेंगे। कोई डिस्क्लोजर का सवाल आ जाए तो हाँ, हम स्टैंडर्ड्स खोलते हैं और डिस्क्लोजर वहां से छाप देते हैं। लेकिन ऐसा सवाल तो 4 अटेम्प्ट में एक आध दफा आता है जिसमें वो डिस्क्लोजर छुपाए हमसे, और उसमें कहीं ना कहीं और ऐसा एक सवाल उसने डाला होता है कि वो कहता है यार 1.5 घंटा भी तो इसको पूरा कराना था ना मैंने। ये पहले जाने की जिद करने लग जाता वरना। ठीक है, हाँ जी। और हाँ यार, वो तो ऑनलाइन कोर्स है एक आपका, जो पहले एक कोर्स होता था जो आप क्वालिफाई करने पे करते थे। आप मेंबरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते थे जब तक आप प्रोफेशनल एथिक्स का कोर्स कर नहीं लेते थे। उसकी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स फिक्स नहीं है, वो 1 घंटे में एथिक्स का 1 या 1.5 घंटे में हो जाता है वो। और यू कैन टेक दैट टेस्ट एज मेनी टाइम्स एज यू वांट टू टेक, बट यू विल नॉट बी गिवन मेंबरशिप टिल यू पास दैट टेस्ट। अब ICAP ने उसको पीछे भी ले आए और कहा है कि नहीं, अब 2 करने पड़ेंगे। एथिक्स के हालात खराब हो गए प्रोफेशन के, तो 1 नहीं 2 मॉड्यूल्स हम लाए। तो एक आप CFAB और क्या शर्त है उसकी, चला क्या शर्त लगाई है? MSA नहीं दे सकता जब तक ना किया हो, या CA सर्टिफिकेट नहीं देंगे वो। हाँ, सर्टिफिकेट नहीं देंगे। और दूसरा फिर मेंबरशिप के लिए मैं दूंगा। जी बोलें जी। नहीं, इस टेस्ट की इफेक्टिव डेट तो भी नहीं आई ना, अभी नहीं आई इसकी इफेक्टिव। इस वक्त नहीं है। जून के लिए कोई आप पे नई एजुकेशन स्कीम अप्लाई नहीं करती। इस दफा पेपर SPM का ही है ना तला, या BMS है? SPM है, सिर्फ ये है। बाकी जो शर्तें हैं ना वो हैंड्स ऑन कोर्सेज की, और वो जून पे अप्लाई नहीं होती, क्योंकि हैंड्स ऑन कोर्स भी एक लाए है ना, वो डेटा एनालिटिक्स और फिनटेक का। वो कहा है कि MSA के लेवल पे आपको हम कहेंगे कि जी आप पहले ये कोर्स करें फिर MSA में आए, लेकिन जून पे ये अप्लाई नहीं हो रहा। अभी तक ये दिसंबर पे भी अप्लाई होते हुए नजर नहीं आ रहा। इसकी डेट आगे करनी पड़ेगी उनको। वो नहीं, उसके लिए ICAP अनाउंसमेंट करेगा कि ये कोर्स कहाँ से पढ़ा जा सकता है, हैंड्स ऑन का मतलब क्या है, क्या उसमें असाइनमेंट्स होंगी, उसकी टेस्टिंग भी करेगा ICAP बाय द वे। उसकी जिस तरह किस जमाने में एक कंप्यूटर कोर्स करवाता था ICAP, तो उसकी इवैल्यूएशन के लिए खुद वो अरेंज करते थे। इसकी भी इवैल्यूएशन होगी, दिस इज नॉट विदाउट इवैल्यूएशन। ये जो अगला हैंड्स ऑन कोर्स आ रहा है वो विद इवैल्यूएशन होगा। जी और कोई सवाल है जी? जी फरमाइए जी। अच्छा जी, तो और कौन कौन से पास करनी है हमें? उसके ऊपर वाले भी 2 पास होंगे ना। MSA 1 और CLAW कैसे पास हो गए रिपोर्टिंग और ऑडिट के बगैर? अच्छा, एग्जाम्प्ट है ये कहें ना आप, इक्विवेलेंस मिली हुई है आपको, IT मैक पास है। अच्छा, तो अब आप क्या इसमें पूछ रहे हैं?
आपके कौन कौन से पेपर्स पास हैं? MSA 1 और MSA 2? सी लो, उसकी 2 की नहीं मिली, 2 की नहीं मिली। तो आप सी लो और MSA 1 पास है, तो मेरा ख्याल है कि आपको ये पेपर्स दोनों पहले ले लेने चाहिए। नहीं, अनलॉकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, क्योंकि ये पेपर्स भी पास करने जरूरी हैं। हाँ, नहीं, मैं तो अब ये कह रहा हूं कि आपको ये पेपर्स लेने चाहिए ताकि ये पास हों, क्योंकि आप MSA 2 भी पास कर लेंगे तब भी ये पास करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो आप पहले ये वाले 2 पेपर्स को फोकस करें, उसके बाद आप BFD और SPM दें और MSA 2 और टैक्स दे सकते हैं। जी जी, जरूर लें जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज अपने सवाल पूछ लें, हम अब स्पेसिफिकली आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। मिनिमम तो 2 सब्जेक्ट तो जरूर स्टडी करने चाहिए, क्योंकि इसके बगैर आप कोई साइजेबल एग्जामिनेशन नहीं दे सकेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता एक उस तरफ बढ़ा जहां एक पेपर में बैठने ही नहीं देगा किसी को भी। नहीं, सीफैप में नहीं थी, वो कैफ में थी 5 की लिमिट। सीफैप तो शुरू से पूरा था, आप जितने मर्जी पेपर्स दें। कॉर्पोरेट लॉस को कितना टाइम देना चाहिए? देखें, कॉर्पोरेट लॉस को पढ़ने में आपको कम से कम, एक्सक्यूज मी, अगर आप फुल टाइम स्टूडेंट हैं, फुल टाइम तो आप होंगे नहीं, आप पार्ट टाइम स्टूडेंट्स हैं, तो कॉर्पोरेट लॉ को सिर्फ पढ़ने में आपको 1 महीना लग जाएगा। अगर आप रेगुलरली पढ़ रहे हो 2 से 2.5 घंटे रोजाना, तो आपको सिर्फ पढ़ने में इतना टाइम लगेगा। इसके बाद आपको जितने सवाल मिल सकते हैं, इसके जहां से भी मिल सकते हैं, और मिलेंगे आपको, बहुत सारे सवाल मिलेंगे, क्लासेस में भी मिलेंगे, पास पेपर्स के भी मिलेंगे, वो सारे सवाल आपको हाथ से करने चाहिए। दैट विल टेक मोर टाइम, कोई 30-40 घंटे उससे भी लगेंगे। और जब आप मई में छुट्टियां लें, तो आपको कॉर्पोरेट लॉ को कम से कम उस वक्त भी कोई 60-70 घंटे देने चाहिए। छुट्टियों में तो आप तकरीबन 7 से 8 घंटे रोज पढ़ते हैं, तो अगर आप 3 पेपर्स दे रहे हैं, तो 10-10 दिन हर पेपर को आप एलोकेट करेंगे, तो अराउंड 60 to 70 आवर्स कॉर्पोरेट लॉ को देने होंगे। तो इन ऑल मैं कहता हूं कि 150 से 200 घंटे के दरमियान टाइम आप देंगे, तो यू विल बी एबल टू कॉर्पोरेट लॉस वेल। जी, देखें, आपने इसको पढ़कर छोड़ना नहीं है ना, आपने इसको प्रैक्टिस करना है। अभी तो आपने सिर्फ क्लास 10 की है, अभी आपने प्रैक्टिस ही नहीं की इसकी, तो वो जो प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें आप भूलेंगे नहीं। प्रैक्टिस करते रहेंगे, सवाल करते रहेंगे। आप सवाल करना जिस दिन छोड़ेंगे, उस दिन आपका पेपर नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। आपको कम से कम 60, 70, 100 सवाल करने हैं इसके, याद रखिए, कॉर्पोरेट लॉस के। ऑडिट की भी बात कर रहे हैं, तो ऑडिट में भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लिखकर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ऑडिट पास होगा। रिस्क असेसमेंट के सवाल ना किए अगर आपने लिखकर, अगर आपने ऑडिटर्स रिपोर्ट के सवाल लिखकर ना किए, तो ये इस लेवल पे, सीफैप के लेवल पे ये होंगे नहीं फिर। ठीक है जी। और रिपोर्टिंग के तो आपको कम से कम 100-150 सवाल करना पड़ेगा लिखकर। तो उतनी प्रैक्टिस, अगर आप फर्स्ट टाइम में पास होना चाहते हैं, दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ यू एक्चुअली, कि आप इतनी प्रैक्टिस करके जाएं कि आपको सवाल पढ़ते ही जवाब सूझना शुरू हो जाए। ये फेलियर में बड़ी वजह यह है कि लोगों ने 3-3 दफा क्लासेस पढ़ी होती हैं, लेकिन 3 सवाल भी नहीं खुद किए होते। जी, और पहला कोई सवाल आया ऑनलाइन में? अब अटेम्प्ट रिस्ट्रिक्शंस नहीं रही, अब तो टाइम रिस्ट्रिक्शन आ गई है, और वो 10 ईयर्स का कहा है, और वो उसका एक फार्मूला भी चला। क्या फार्मूला है यार, ये तो भूल गया वो फार्मूला। हाँ भाई साहब, 4 पेपर तो पास हो गए हैं आपके। 4 पेपर अगले, अगर आप 1-2 साल में पास कर लेते हैं, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं हो रही।
आप एग्जैक्ट उसकी स्पेक्स में ना जाएं, तब भी आप इसको 4 पेपर्स तो पास हैं, बाकी के भी पास करें तो आपका ये खत्म हो जाएगा जल्दी। इतनी जल्दी नहीं रिस्ट्रिक्शन आने वाली, लेकिन हम आपको चेक करके एग्जैक्ट भी बता सकते हैं अगर आप हमें कांटेक्ट करें तो। चलिए, और क्या है जी? जी मैं भी यही एडवाइस कर रहा था। एक साहब ने कहा है अभी के एएफआर और बीएफडी इकट्ठे नहीं पढ़ने चाहिए। मैं भी बिल्कुल यही एडवाइस कर रहा हूं कि ये 2 पेपर्स इकट्ठे नहीं पढ़ने चाहिए, क्योंकि कोई लॉजिकल रीजन भी नहीं है इनको इकट्ठा पढ़ने का और इसका बर्डन भी ज्यादा हो जाएगा। दोनों में बहुत प्रैक्टिस चाहिए। जी बीएफडी में कोई बड़ी चेंज नहीं है। बीएफडी में से कुछ चीजें निकालकर उन्होंने इसमें एसपीएम में एक आध टॉपिक डाला है। कुछ पुरानी जो हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती थी उसके कुछ टॉपिक्स रह गए हुए थे, उनमें से भी कोई एक आध टॉपिक डाला है। लेकिन बीएफडी में कोई सिग्निफिकेंट चेंज इन द सिलेबस नहीं, कम भी, बहुत कम भी नहीं हुआ, लेकिन चेंज को 15 to 20% की जरूर है। ऐसा नहीं है कि कोई 2-4% की चेंज है, अराउंड 20% के करीब चेंज है। हमारे पास तो नहीं। वो अपडेट कर देंगे, तला बिलाल अपडेट कर देंगे ना अपने लेक्चर्स। चेंजेस आएंगे ना, ये अभी तो बिल है ना, ये एक्ट बन जाता है, सेल्स टैक्स की भी कर देंगे। लेकिन ये जो अभी तो मिनी बजट का रौला है ना, अभी मिनी बजट जब पास हो जाएगा तो वो लेक्चर्स अपने अपडेट कर देंगे। जी, और जी टाइम मैनेजमेंट का क्या पूछना चाहते हैं, बताएं। देखें, अगर मैं आपको कहूं तसल्ली दूं कि नहीं, हमदर्दी करूं आपसे कि नहीं यार वाकई ये तो एक बड़ी मुश्किल जिंदगी है, ठीक है ना, और कोई ना कोई बिजनेस से शादीशुदा भी निकल आएगा तो उसके साथ तो बिल्कुल गले लग के रोने को दिल करेगा मेरा, तो उसका फायदा कोई नहीं है, ठीक है ना, उसका फायदा कोई नहीं है। आपने पास होना है तो ये भी तय है कि पढ़े बगैर नहीं होना। ट्रेनिंग भी छोड़ नहीं सकते, जॉब भी है तो वो छोड़ नहीं सकते, तो यही गिवन सिचुएशन है। अब आपने फैसला ये करना है कि आपने इसमें पढ़ना किस वक्त है। फैसला सिर्फ इतना करना है, पढ़ना तो है ही, अब पढ़ना किस वक्त है। आप सुबह जाते हैं फर्म में भी जॉब कर रहे हैं, फर्म में शाम को आने का कोई टाइम नहीं होता, ऐसे ही है ना। फिर वहां से निकलते हैं आप तो क्लास के लिए आ जाते हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो क्लास ऑनलाइन पढ़ लेंगे, 12-3 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा, और उस वक्त 10 बज चुके होंगे, इतने हम थक गए होंगे, आप बताएं हम कैसे पढ़ें। तो मैं आपको एक टाइम बताता हूं जिसपे ना कोई फर्म लगती है, और वो है मॉर्निंग। नेटफ्लिक्स स्विच ऑफ, 10 o'clock क्लास खत्म, 11 o'clock गो टू बेड, 5 o'clock गेट अप, 6 घंटे सो लिया, बहुत है इस उम्र में, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है सोने की। 5 to 8 पढ़ रहे हैं, फर्म तो 10 बजे से पहले लगती कोई नहीं है, क्यों जी, ऐसे ही है ना। मोस्ट ऑफ द फर्म्स 9 और 10, तो आप 8 बजे तक 3 घंटे पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर आपके पास हर वक्त एक और मैं आपको बताऊं, आपके पास टाइम भी होता है ना, तो आप नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि यू डू नॉट हैव एनी प्लान टू स्टडी। आपका एक प्लान इन प्लेस हो, आपको फर्म से जल्दी छुट्टी हो गई है, क्लास भी है ऑफ हो गई है, तो आप इसको वो जो बच्चों की तरह आधी छुट्टी सारी करके नारे लगाते हुए दोस्तों की तरफ चले जाते हैं, वो ना करें, और आप उस वक्त पढ़ना शुरू कर दें। संडे आप ऑफ लें, कंप्लीटली ऑफ लें, एंजॉय करें। अगर पढ़ना है तो अर्ली मॉर्निंग सबके उठने से पहले कोई 9 से 11 पढ़ लें संडे को, तो बड़ा अच्छा टाइम आपका गुजरेगा। आहिस्ता आहिस्ता आप इसके आदी हो जाएंगे, और ये जो भी क्रैम्प्स पड़ जाते हैं पढ़ने से, ये नहीं पढ़ेंगे आपको। दिस इज द टाइम व्हेन देयर विल बी नो ऑफिस, दिस इज द टाइम व्हेन यू आर नॉट टायर्ड।
पढ़ने के लिए दो चीजें जरूरी है ना, कि कोई और मसरूफियत ना हो और हम थके हुए ना हो। ये दिस इज द टाइम एक्चुअली। ठीक है, ये इसमें दुनिया भी पोशीदा है और आखिरत भी पोशीदा है, दोनों है इसमें। हाँ जी, और जी यहां से भी किसी ने हाथ खड़ा किया था उस वक्त टाइम मैनेजमेंट से पहले के दरमियान में। जी अच्छा जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपके सारे सवालों को हम एंड पे, बस जो एंड बिल्कुल होने वाला है, अब हम आंसर करने लगे हैं आपके सवालात। और मैं तला साहब को माइक दे दूंगा क्योंकि वो ज्यादा जल्दी पढ़ भी लेते हैं मुझसे और जवाब भी जल्दी दे देंगे। तो अभी आपके सवालों की तरफ हमारे हैं। आपके जिन सवालों को हम आंसर नहीं कर सके वो आप दोबारा चैट में ले आइएगा जब हम कहते हैं कि अब आप सवाल पूछना शुरू कर सकते हैं। तो चला आ जाए जी, आप अब इनके सवालों को आंसर भी कर दें और आप टाइम टेबल भी बता दें इनको। नहीं, ना नहीं पढ़ा रहे थी इस दफा। न्यू स्कीम जो है उसके एसपीएम जो है वो तो अभी से एप्लीकेबल है, कोई लैग नहीं है उसमें। चला ये हमने चेक कर लिया ना, एसपीएम इस दफा ही है जून में। वी आर श्योर अबाउट दैट। उसकी इफेक्टिव डेट मुझे देख लेने। ठीक ठीक है जी। नहीं, शोएब याकूब साहब पढ़ा रहे हैं बीएफडी। डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे, बात सब्जेक्ट में हैं। बीएफडी के लिए शोएब के तो इस दफा भी मेरे ख्याल है नहीं, थोड़े से एडिट करने पड़ेंगे, चीजों को एडिट करनी पड़ेंगी। हमने इसको बड़े गौर से देखा है और 15 to 20% की चेंज जो है ना, वो ये नहीं है कि ये 4 लेक्चर निकाल दें तो हो जाएगा, इसकी जगह 4 और कर दें। वो चेंज थ्रू आउट है। जी सॉरी, स्टडी का प्लान बताऊं, ऑडिट का क्या उसमें आप जानना चाहते हैं, किस तरह करनी चाहिए? देखें, उसकी प्रिपरेशन अगर आप क्लास अटेंड कर रहे हैं तो टीचर जो आपको पढ़ा रहे हैं वो आपको साथ बताएंगे कि आपने घर जाकर इसमें से क्या पढ़ना है और आपने कौन कौन से सवाल प्रैक्टिस करने हैं। अगर आप उस प्लान को फॉलो कर लेते हैं तो आपका ऑडिट तैयार हो जाएगा। स्टैंडर्ड्स पढ़ने चाहिए, स्टैंडर्ड्स, लेकिन जरूरी नहीं कि पूरा पूरा स्टैंडर्ड पढ़ें। वो आपको बताएंगे कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टैंडर्ड का कौन कौन सा पोर्शन पढ़ना जरूरी है। और जब आप क्वेश्चन बैंक कर लेते हैं, एक अच्छा साइजेबल क्वेश्चन बैंक कर लेते हैं, तो आपकी प्रिपरेशन हो जाती है। ये आ जाए। हाँ जी, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे तो आवाज आ रही है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों को आवाज आ रही है जी, जो ऑनलाइन हमें ज्वाइन कर रहे हैं? ठीक है जी। तो हम जी सबसे पहले आप लोगों के साथ टाइम टेबल और क्लासेस का वो शेयर कर लेते हैं, जरा बस उसके 2 मिनट्स दे दें और फिर ऑनलाइन स्टूडेंट्स के जितने क्वेश्चंस रहते हैं उसको आंसर कर लेंगे। आप लोग जब रुकना हो तो रुक जाएं, जब जाना हो तो चले जाएं। मैं जरा ये चाह रहा हूँ कि थोड़ी आसानी हो जाएगी अगर हम आप लोगों को टाइम टेबल यहाँ पे डिस्प्ले कर दें, वरना वो टाइम टेबल पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो मैं पढ़ तो लूंगा लेकिन वो नोट करना थोड़ा सा, तो अगर आप मुझे खाली 2 मिनट्स दें, 2 मिनट्स दें तो हम यहाँ पे इसको लोड कर लेते हैं। बस वो लेके आ रहे हैं जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स हम इग्नोर नहीं करें, मैंने बस यही कहा है कि हम आपके क्वेश्चन अब मीनवाइल आंसर कर लेंगे। एक दफा हम टाइम टेबल जरा शेयर कर लें। जी फलक, आप 1 सेकंड अगर दें तो मैं आंसर करता हूँ।
आप सबको मीनवाइल ये तो पता है कि आपने कौन से टीचर सिलेक्ट किए हैं, क्योंकि इस बार क्लासेस की ऑप्शन फिजिकल की भी है और ऑनलाइन की भी है। तो आप लोगों को बस ये पता है कि आपने फिजिकल क्लासेस कौन से टीचर्स के सिलेक्ट किए हुए और ऑनलाइन कौन से सिलेक्ट किए हुए, ये जी पता है ना जी आपको? आप में से नहीं, आपने लेकिन जहाँ फिजिकल सिलेक्ट किया हो या ऑनलाइन सिलेक्ट किया हो सब्जेक्ट वाइज दिए, तो आप लोगों को सिलेक्ट किया होगा ना एडमिशन के टाइम पे, या हाँ जी। तो उसकी लेकिन आपने जो वहां पे फिजिकल या ऑनलाइन सिलेक्ट किया होगा ना, उनका भी दोनों ऑप्शन थी। जी जी, तो अब आपके पास वो चॉइस होगी, अब आपके टाइम टेबल शेयर। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स बस एक सेकंड वेट करें, हम कर रहे हैं जी, एक सेकंड बस वेट करें प्लीज। ऑनलाइन स्टूडेंट्स असद, मंसूर, हसन, एक सेकंड जी वेट करने बस। ठीक है यहाँ पे। अच्छा स्टूडेंट्स प्लीज, टाइम टेबल ये जी आपके साथ शेयर हो रहा है, कर दें जी। जी अब ग्रुप में भी जी, एलएमएस पे भी अपलोड हो जाएगा, ग्रुप में भी मिल जाएगा जी। अच्छा जी, ये आपके साथ टाइम टेबल शेयर हो रहा है, नहीं आ रहा जी? कर लेते हैं जी। अच्छा जी, इसमें जी मैं आपको जरा स्टार्ट डेट भी बता दूं, जरा इसको यहाँ पे देख लें। जो रिपोर्टिंग की फिजिकल क्लासेस हैं सेक्शन ए और सेक्शन बी, ये जी अभी गुलबर्ग कैंपस के टाइम टेबल है। हमारे साथ स्कूल ऑफ ऑनलाइन लर्निंग के भी स्टूडेंट्स हैं, उनका टाइम टेबल जरा सेपरेटली शेयर करूंगा, लेकिन ये गुलबर्ग कैंपस के जो जिन्होंने गुलबर्ग कैंपस में रजिस्ट्रेशन कराई है फॉर गुलबर्ग कैंपस, ये उनका भी टाइम टेबल है। स्कूल ऑफ ऑनलाइन लर्निंग का टाइम टेबल अभी इसके बाद शेयर हो। आप में से कोई स्कूल ऑफ ऑनलाइन लर्निंग का तो नहीं है अभी यहाँ पे फिजिकली जो मेरे सामने? स्कूल ऑफ ऑनलाइन लर्निंग, ठीक है जी, तो आपको मैं टाइम टेबल शेयर कर लूंगा। और ऑनलाइन स्टूडेंट्स जिन्होंने हमें ऑनलाइन जूम पे ज्वाइन किया हुआ है, आपने अगर गुलबर्ग कैंपस में एडमिशन लिया है, सो दिस टाइम टेबल इज रेलेवेंट फॉर यू। आपके कुछ क्वेश्चन होंगे, मैं उसको भी एंड पे आंसर कर दूंगा। तो गुलबर्ग कैंपस में जी जो टीचर्स गुलबर्ग कैंपस में ऑफर हो रहे थे, ये उनका टाइम टेबल है। जहां पे वो टीचर्स फिजिकली ऑफर्ड हैं वो भी मैं आपको दिखा रहा हूं। एक सेकंड प्लीज, अगर सुन लेंगे तो जहां पे वो टीचर्स फिजिकली पढ़ा रहे हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूं, और जहां पे वो टीचर्स ऑनलाइन पढ़ाएंगे वो भी आपसे शेयर कर रहा हूं। तो सबसे पहली लाइन में आसिफ नजीर साहब और मिर्जा अली साहब, आप देख रहे हैं सेक्शन ए और बी है। ए और बी का मतलब है कि ये फिजिकल क्लास है, जो ऑनलाइन क्लास है वो वहां पे ऑनलाइन लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो मिर्जा साहब की और आसिम साहब की जो फिजिकल क्लास है सेक्शन ए और बी, वो लास्ट 3 डेज में 7 to 10 PM एंड मिर्जा साहब की 6:30 to 10 PM होगी, ठीक है जी, ओके। मिर्जा साहब की जो ऑनलाइन क्लास है, प्लीज जी प्लीज, मिर्जा साहब की जो ऑनलाइन क्लास है वो फर्स्ट 3 डेज में 6:30 to 10 होगी, ठीक है जी। ये ऑनलाइन क्लास होगी अगर आप मिर्जा साहब से ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। अगर फिजिकल पढ़ रहे हैं तो लास्ट 3 डेज में होगी। यासीन साहब से अगर कोई ऑनलाइन रिपोर्टिंग पढ़ना चाह रहा है तो वो फर्स्ट 3 डेज में 7 to 10 PM पे होगी, ओके जी।
रिपोर्टिंग के बाद ही कॉर्पोरेट लॉज में अगर आए तो कॉर्पोरेट लॉज में अयाज साहब आप देख रहे हैं यहाँ पे सेक्शन ए लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि इट इज द फिजिकल क्लास, इट इज नॉट ऑनलाइन क्लास। ठीक है जी, तो सेक्शन ए अयाज साहब 6:30 to 8:30 मंडे एंड ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, 3 days a week 6:30 to 8:30 अयाज साहब फिजिकल क्लास पढ़ा रहे हैं। और कॉर्पोरेट लॉ के जो ऑनलाइन सेक्शंस हैं वो दो हैं, सुजाद इफ्तिखार साहब और फहद नईम साहब, ये आपके पास लास्ट 3 days में इन टाइमिंग्स पे हो रहे हैं। ठीक है जी, एसपीएम के अंदर अतीक साहब का ऑनलाइन भी है, फिजिकल भी अवेलेबल है। फिजिकल जी मंडे एंड वेडनेसडे 8:30 to 10 PM है फॉर स्टूडेंट्स हु वांट टू कम टू फिजिकल, एंड जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन पढ़ना चाह रहे हैं वो थर्सडे और फ्राइडे को 8:30 to 10 PM है। ठीक है जी, बीएफडी में जी शोएब साहब से अगर आप पढ़ना चाहते हैं फिजिकली या ऑनलाइन, चलें शोएब साहब से अगर आप फिजिकली पढ़ना चाहते हैं तो शोएब साहब की क्लास फिजिकली जो है लास्ट 3 days में 6:30 to 9:30 है, लास्ट 3 days। और अगर आप शोएब साहब से ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो शोएब साहब की ऑनलाइन सेक्शन फर्स्ट 3 days में भी है और लास्ट 3 days में भी होगा। यहाँ पे लास्ट 3 days वाला मिसिंग है, लेकिन लास्ट 3 days में भी अवेलेबल होगा, ताकि इफ यू आर स्टडीइंग कॉर्पोरेट लॉ या एसपीएम और आप बीएफडी साथ पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे शोएब साहब का ऑनलाइन लास्ट 3 days में भी होगा। मैं रिपीट कर लेता हूँ, शोएब साहब की जो क्लास है दैट इज 6:30 to 9:30 लास्ट 3 days ओनली, लेकिन जो ऑनलाइन सेक्शन है वो फर्स्ट 3 days में भी है और लास्ट 3 days में भी है। यहाँ पे लास्ट 3 days वाला मिसिंग है। ठीक है जी, एसपीएम नहीं, एसपीएम अगर आप पढ़ेंगे ऑनलाइन तो आप शोएब साहब से बीएफडी ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, ये ऑप्शन है आपके पास। किससे? अगर आपने शोएब साहब से फिजिकली पढ़ना हो तो एसपीएम फिर आपको फिजिकली पढ़ना पड़ेगा। ये आप जरा हमें नोट करवा दें, अगर यहाँ पे ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे ना हम इधर भी आपको अरेंजमेंट कर देंगे, वरना आपके पास वर्स कम्स टू वर्स इसकी रिकॉर्डिंग तो अवेलेबल होगी, लेकिन अगर आप चाहते हैं, अगर आप ये प्लान करें कि आपने पूरी लाइव क्लासेस देनी है एंड इफ देयर आर इनफ स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे भी कोई अरेंजमेंट कर देंगे, लेकिन आपके पास मिनिमम रिकॉर्डिंग्स तो इसकी अवेलेबल होंगी, व्हाट्सएप ग्रुप भी होगा तो वहां पे अपना इंटरेक्शन कर सकते हैं। मैं स्टार्ट डेट मैं टाइम टेबल पहले पूरा कर दूँ, ठीक है, एक चीज पहले पूरी कर लें फिर उसके बाद जी मैं भी कर देता हूँ। ठीक है जी, इसी तरह साविन साहब की भी जो ऑनलाइन बीएफडी क्लास है ये फर्स्ट 3 days में होगी। ठीक है जी, टैक्स के अंदर जी मोहसिन नसरुल्लाह साहब की जो फिजिकल क्लास है दैट इज फर्स्ट 3 days जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मैं एक सेकंड आपके पास आ रहा हूँ, क्वेश्चन से मुझे कंप्लीट करने दें। मोहसिन साहब की जी फिजिकल क्लास दैट इज 6 to 8 PM फर्स्ट 3 days, एंड अगर आप ऑनलाइन टैक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसमें रमीज आसिफ साहब लास्ट 3 days में 6:30 to 8 PM पढ़ाएंगे। बिलाल अजहर साहब की रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं प्रीवियस सेशंस की, वो स्टूडेंट्स उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि वो क्लास नहीं है तो वो टाइम टेबल के अंदर नहीं है, उसके लिए अपडेशन होगी या सेशन होगा। अभी चेंजेस फाइनलाइज हो जाएंगे, पूरी तरीके से चेंजेस फाइनलाइज नहीं हुई, आई थिंक अभी कोई 3-4 हफ्ते में जब फाइनलाइज हो जाएंगी तो वी विल बी अपडेटिंग विद यू प्लान। सेशन होगा या रिकॉर्डिंग्स को हम अपडेट करा देंगे, वो हम किसी ना किसी तरीके से डिपेंडिंग ऑन द चेंजेस हम उसको केटर कर लेंगे। मीनवाइल जी प्लीज जो बिलाल साहब से जो भी रिकॉर्डिंग्स में जिन्होंने एडमिशन लिया उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप जरूर बन जाएगा, वो बिलाल साहब के साथ और मैनेजमेंट के साथ उस ग्रुप के अंदर भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। आपके कोई क्वेश्चंस वगैरह होंगे वो बिलाल साहब वहां पे उसको जरूर आंसर करे होंगे। बिलाल साहब का कुछ शायद आपने आई डोंट नो होगा, आपको पता है उनका एक बेसिकली हेल्थ इशू है जिसकी वजह से वो डॉक्टर ने उनको एडवाइस किया वॉइस रेस्ट का, तो वो वॉइस रेस्ट का तो एडवाइस किया, टाइपिंग रेस्ट का नहीं किया, तो ही हैज वेरी ग्रेशियसली एग्रीड कि वो व्हाट्सएप में जरूर आपको वहां पे हेल्प आउट करे होंगे, एंड डिपेंडिंग ऑन द चेंजेस हम उसकी अप्रोप्रिएट वहां पे देंगे, एक बार चेंजेस फाइनलाइज हो जाए। ठीक है जी। अच्छा जी, ऑडिट के अंदर जी आसिम साहब की जो सेक्शन ए है जो फिजिकल है दैट इज 7 to 8:30 फर्स्ट 2 days। ऑडिट अगर ऑनलाइन पढ़ना है तो अलीम साहब 6:30 to 8:30 मंडे एंड ट्यूसडे, और जमशेद अख्तर साहब थर्सडे एंड फ्राइडे 8 to 9:30, ये दोनों ऑनलाइन होंगे। आप में से कोई ऑडिट ऑनलाइन पढ़ा है इस क्लास के अंदर? कुछ लोग हैं, ठीक है जी।
तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स मैं प्लीज अभी आप पे आता हूँ, इसके बाद मैं फुल तवज्जो आप पे करता हूँ, क्योंकि फिजिकल स्टूडेंट्स ज्यादातर गुलबर्ग कैंपस के, मैं एक दफा इनके क्वेश्चन आंसर कर लूं, देन आई विल डू ऑनलाइन एज वेल। आप लोगों के जी इस टाइम टेबल रिलेटेड एक्सेप्ट फॉर स्टार्ट डेट कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे बता दें। जी मैं स्टार्ट डेट बताने लगा जी। एक कौन से जी वो आगे आप जरा हमसे इंडिविजुअली जरा डिस्कस कर लें, हमें आपको शायद ऑडिट का सेक्शन चेंज करना हो या मुझसे जरा कोई देख लेते हैं उसको हम क्या सोल्यूशन कर लेते हैं। आप जरा अभी इसके बाद जफर साहब से जरा प्लीज मिल लें और अपनी डिटेल्स नोट करा लें, हम उसको जरा देख लेते हैं। नहीं फिजिकल में नहीं आ रहा। अगर आप रिपोर्टिंग ऑनलाइन लें और ऑडिट ऑनलाइन ना लें तो फिर वो क्लैशेस वो आएंगे। अगर आप लेकिन रिपोर्टिंग और ऑडिट दोनों ऑनलाइन लें फिर क्लैश नहीं आना चाहिए। जी प्लीज। नहीं कोई टाइम टेबल कंस्ट्रेंट है और रिपोर्टिंग और बीएफडी थोड़ा सा ना एक ऑड कॉम्बिनेशन भी है, बड़ा ब्रेव कॉम्बिनेशन है, तो आप एक बड़ा, लेकिन आप उसको एक फिजिकल एक ऑनलाइन करके उसको टैकल कर सकते हैं, वो एक फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है जी। तो मैं स्टार्ट डेट जी प्लीज शेयर कर लेता हूं। मैं इस पे लिख सकता हूँ। ये जी जो सारी जो फिजिकल क्लासेस हैं, मीनिंग दिस वन एंड दिस वन, ये फिजिकल प्लीज जी फिजिकल क्लासेस जो लास्ट 3 डेज की हैं वो थर्सडे से स्टार्ट हो रही है। जो फिजिकल क्लासेस हैं वो थर्सडे से स्टार्ट हो रही हैं एंड बाकी रेस्ट ऑफ द टाइम टेबल विल स्टार्ट फ्रॉम मंडे। ठीक है, ताकि कोई अगर आप लोगों के कोई क्लैशेस हैं, कोई लॉगिन्स हैं, कोई आप इस टाइम टेबल को देख के कोई एडजस्टमेंट वाला करना चाहते हैं तो यू हैव दिस वीक, उसको आप कर सकते हैं। ठीक है जी। अगर किसी को क्वेश्चन है वो रुक जाए, बाकी ऑडिट की फिजिकल क्लास मंडे से स्टार्ट होगी। ठीक है जी। हाँ जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स जी 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 एक सेकंड जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स अब मैं आप पे आ रहा हूँ। जाहिर तरह मुझे दूसरा टाइम टेबल प्लीज करने हैं जी। सर रिपोर्टिंग फिजिकल और ऑडिट ऑनलाइन, रिपोर्टिंग फिजिकल और ऑडिट, हाँ उसमें क्लैश आएगा, लेकिन रिपोर्टिंग फिजिकल और ऑडिट फिजिकल में नहीं आएगा। उसका क्या है? उसका हल ये है या तो आप दोनों ऑनलाइन ऑडिट की वो रिपोर्टिंग दे सकते हैं ना। हाँ आपकी रिकॉर्डिंग सारी बनेगी, रिकॉर्डिंग अब सारी लाइव क्लास में बस आपको प्रॉब्लम आएगा। ठीक है जी। आप लोग मुझे अगर कुछ 10 मिनट दें, मैं इन बेचारे बच्चों को ना ये करना है। ठीक है। अगर हमारी कोई फिजिकल क्लास मिस हो जाए और हम कहीं आउट ऑफ सिटी हो तो उसके लिए हमें ऑनलाइन लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा फिजिकल क्लास में। हाँ जी। अब जी मैं उन स्टूडेंट से ऑनलाइन जो जूम पे हैं उनसे मैं अब एड्रेस कर रहा हूँ जिन्होंने एसओएल के अंदर पैकेज लिया है। तो स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन है आप जरा ये बता दें कि आप जो हैं जी जी मैं क्वेश्चन कॉम्बिनेशन की भी आंसर करता हूँ, पहले हम टाइम टेबल कर लें कि जो एसओएल के स्टूडेंट्स हैं आप पहले ये क्लियर हैं ऑनलाइन जो अटेंड कर रहे हैं कि आप एसओएल में एडमिशन लिया है या आपने गुलबर्ग ऑनलाइन में लिया है। पहले जी ये चैट बॉक्स में बता दें कि एसओएल ऑनलाइन है या गुलबर्ग ऑनलाइन है। ठीक है, किसी को इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है कि वो एसओएल है या गुलबर्ग? अगर कंफ्यूजन है तो प्लीज हमारे कोऑर्डिनेटर से प्लीज कर लें, कांटेक्ट कर लें। हमारे कोऑर्डिनेटर जरा अपना नंबर एक दफा शेयर कर लें जी। ठीक है जी। तो ठीक है जी, मैं जी तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूं, मैं चले इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बता देता हूं। एसओएल आपको पता है, मैं बता देता हूँ जी, मैं आपको थोड़ा सा एक इसका बता देता हूँ। जो स्टूडेंट्स जी जी बाद में आपको आंसर करता हूँ। जो स्टूडेंट्स जो आपको पता है स्टूडेंट्स के एसओएल जो है सीफैप की क्लासेस काफी देर से प्रोवाइड कर रहा है और एसओएल प्रीवियस अटेम्प्ट्स के अंदर भी ऑनलाइन क्लासेस करता रहा है,
और उससे काफी देर पहले तक ऑनलाइन क्लासेस करता रहा है। गुलबर्ग के अंदर इस सेशन हमने ऑनलाइन प्लस फिजिकल दोनों की ऑप्शंस दी हैं। तो जो स्टूडेंट्स एसओएल के अंदर पढ़ रहे थे विद एसओएल टीचर्स, ये उनका टाइम टेबल है अगर वो ऑनलाइन पढ़ना चाह रहे हैं। तो उसके अंदर रिपोर्टिंग में यासीन साहब हैं, सी लॉ में सजाद साहब, फहद साहब हैं, एसपीएम में अतीक साहब हैं, बीएफडी में शोएब साहब हैं, साउदीन साहब है, टैक्स में रमीज साहब है, और प्लस बिलाल अजहर साहब की रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल हैं। ठीक है जी। और ऑडिट में अलीम साहब और जमशेद साहब है। स्टूडेंट्स अगर पूछते हैं कि जी सर आसिम साहब किधर हैं या मिर्जा साहब किधर हैं, क्योंकि ये पैक गुलबर्ग में पढ़ा रहे हैं, यू कैन इजिली ट्रांसफर योर पैकेज टू पैक गुलबर्ग ऑनलाइन। अगर आप पढ़ना चाहते हैं मिर्जा साहब से ऑनलाइन, या आप आसिम साहब से पढ़ना चाहते हैं, आसिम साहब की अभी क्लास तो फिजिकल ही है, लेकिन अगर आप वहां पे करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट कर लें। ठीक है जी। तो जो ऑनलाइन वहां से पढ़ना चाह रहे हैं, तो कोऑर्डिनेटर से अगर प्लीज अपना नंबर प्लीज शेयर कर लें, तो वो आपसे कांटेक्ट करके कर लेते हैं। ये आपको सारी चीजें जी वहां पे शेयर हो जाएंगी। ठीक है जी। और अगर गुलबर्ग ऑनलाइन इसलिए सेपरेट है फ्रॉम एसओएल, क्योंकि एसओएल एक सेपरेट कैंपस है जो कि काफी देर से चल रहा था। गुलबर्ग एक सेपरेट कैंपस था और गुलबर्ग ने अभी स्टार्ट किया है ऑनलाइन, लेकिन एसओएल काफी देर से चल रहा था। ठीक है जी। ये आपको यहाँ पे डिटेल्स मिल गई हुई है। तो जो स्टूडेंट्स एसओएल के अंदर पढ़ना चाह रहे हैं, इन टीचर से द टाइम टेबल इज इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। रिपोर्टिंग फर्स्ट 3 डेज है, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। सी लॉ जो है लास्ट 3 डेज है, 7 to 8:30, 6:30 to 8:30, 6:30 to 8:30। और फहद साहब के लिए एक सी लॉ सेक्शन है 6 to 8:30 एंड 6 to 8:30। एसपीएम जो है अतीक साहब 8:30 to 10 पढ़ाएंगे थर्सडे एंड फ्राइडे। बीएफडी की जो दोनों क्लासेस हैं वो मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे फर्स्ट 3 डेज में होंगी। टैक्स की क्लास लास्ट 3 डेज पे होगी 6:30 to 8, प्लस अगर आप बिलाल साहब की रिकॉर्डिंग यूज करना चाहते हैं वो भी अवेलेबल होगी। एंड ऑडिट के 2 सेक्शंस हैं जो कि मंडे एंड ट्यूसडे 6:30 to 8 सेक्शन ए, और जो सेक्शन बी है जमशेद साहब का वो थर्सडे एंड फ्राइडे को होगा। ये टाइम टेबल आप प्लीज देख लें, और अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है उसको मैं आंसर कर लेता हूं। ठीक है जी। और ये सारी क्लासेस मंडे से स्टार्ट होंगी। ठीक है। और मैं जी अब 1 सेकंड आपके क्वेरीज भी आंसर कर रहा हूं, बस आप 1 सेकंड ये टाइम टेबल देख लें, मैं क्वेरीज भी आंसर कर रहा हूं 1 सेकंड जी। हाँ जी। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आप लोगों के मैं क्वेश्चन आंसर करता हूं। कायनात एमएसए का जो टाइम टेबल है दैट विल बी डन लेटर ऑन। ठीक है जी। यानी कि रिजल्ट के बाद जब एमएसए की क्लासेस होंगी अकॉर्डिंग टू एडमिशन, हम तब एमएसए की आपको टाइम टेबल उसके अकॉर्डिंगली करेंगे, डिपेंडिंग ऑन के स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है। पहले भी ऐसे होता था, अभी भी इधर होगा। ठीक है जी। आईकैप की बुक्स एंड आईकैप का स्टडी मटेरियल्स इमरान वो आपके टीचर्स आपको बताएंगे। कायनात इंशाल्लाह क्लैश नहीं आता। पहले भी हमने जब भी इसको लॉन्च किया अबाउट 4 to 5 सेशंस हो गए हम एमएसए को कर रहे हैं, वो नहीं आता प्रॉब्लम। अफाक अगर आपने सर आसिम या सर अयाज से पढ़ना है ऑनलाइन आप पढ़ सकते हैं आप, लेकिन कोऑर्डिनेटर को जरा पहले एक दफा उनसे कांटेक्ट करके डिटेल्स पूछ लें कि जो गुलबर्ग ऑनलाइन है उसमें ट्रांसफर करने के क्या इश्यूज होंगे। ठीक है, क्या प्रोसेस होगा जी, ताकि आप एक दफा जब वहां पे हमें मिल जाता है कि कोऑर्डिनेटर के जी नंबर अभी हुए थे फिर से शेयर कर लें प्लीज जी एक दफा। ये ताबिश सेम ही है, जो आपके साथ नंबर शेयर होने वो सेम ही है गुलबर्ग के, और ये आपको दोनों असिस्ट कर लेंगे।
जी मैं जलाल उस्मान मैं बता रहा हूँ कि जी आप लोगों ने अगर ऑनलाइन में ट्रांसफर करना, अगर आपने गुलबर्ग ऑनलाइन, अयाज साहब गुलबर्ग ऑनलाइन में पढ़ा रहे हैं, गुलबर्ग कैंपस में पढ़ा रहे हैं, तो वो जो है वो आप कोऑर्डिनेटर से एक दफा डिस्कस कर लें तो उसको हम देख लेंगे। ठीक है जी। और मिर्जा साहब की जो फिजिकल क्लास है वो थर्सडे है और मिर्जा साहब की ऑनलाइन क्लास मंडे है। ठीक है जी। और मोहसिन सर, आई हैव BFD एंड ऑडिट रिमेनिंग, MSA 1 एंड MSA 2 नॉट एप्लीकेबल, वेरी गुड, डू आई हैव टू पास एनी एथिक्स पेपर टू ऑब्टेन सर्टिफिकेट? जी मेरे ख्याल में आपको ये करना पड़ेगा एथिक्स का, लेकिन ये हम आपको जरा चेक करके बताते हैं कि ये PVEA कैसे आप पे अप्लाई होता है। ये जरा मोहसिन हमें चेक करना पड़ेगा। ये आप हमें 2 डेज दें, हम इसको आपको चेक, बल्कि कल तक चेक कर देंगे। ठीक है जी। आपको लॉगिन्स मिल जाएंगे। सी वैली सर गाइडेंस चाहिए, अगर मैंने रिपोर्टिंग एंड ऑडिट का एग्जाम दिया देन नेक्स्ट सेशन हम MSA 1 कैसे पिक करें? ये देखें MSA 1 की जो क्लासेस है ना सी वैली, वो स्टार्ट होती हैं आफ्टर रिजल्ट। तो जब MSA 1 की क्लासेस हो रही होंगी तो आप जब उसी क्लासेस स्टार्ट होंगी उससे पहले आपका इंशाल्लाह रिजल्ट आ गया होगा और अच्छा रिजल्ट आया होगा। तो अभी MSA 1 की क्लास जैसे आपने टाइम टेबल में देखा स्टार्ट नहीं हो रही, वो रिजल्ट के बाद ही स्टार्ट होती है। गार्डन टाउन, गार्डन टाउन, गुलबर्ग और ऑनलाइन नहीं, गार्डन टाउन में क्लास नहीं हो रही, इधर ही है। वो ना जी एक सेकंड जी, बेसिकली गुलबर्ग में फिजिकल क्लासेस हैं, गुलबर्ग के कुछ टीचर्स ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं जैसे हम टाइम टेबल में देखा है, और एक स्कूल ऑफ ऑनलाइन लर्निंग है जो 2015 से चल रहा है, उसके अपने सेपरेट टीचर्स हैं, लेकिन वो सारा 100% ऑनलाइन है, वो फिजिकल टीचर्स नहीं पढ़ाते। ठीक है, आप बेसिकली इस तरह करें, आप अपना सब्जेक्ट देखें, आप अपने टीचर्स देखें, उसके अकॉर्डिंगली आप डिसाइड। मैं तो दोनों ऑनलाइन लेना चाह रहा हूँ जॉब के लिए, जी 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 जी, तो रिपोर्टिंग तो ऑनलाइन 3 डेज में दे सकता हूँ, लेकिन आपके उसी टाइम। हाँ जी हाँ जी, आप ऑडिट जो है वो आप अभी जफर साहब से मिल लें, ऊपर बैठे होंगे जफर साहब, आप ऑडिट अपना जमशेद साहब से लास्ट 3 डेज में करा लें। ठीक है, बाहर खड़े में, और इंशाल्लाह आपका वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है जी। जी कोऑर्डिनेशन से अभी राब्ता कर सकते हैं जी। लोधी, इफ वन हैज टेकन BMS लेक्चर शुड ही हैव टू टेक SPM क्लासेस? जी लोधी, सिलेबस चेंज है, सिलेबस चेंज है। क्लैश बिटवीन लॉ एंड ऑडिट, अगर क्लैश एक आ रहा है तो आई थिंक आपके पास ऑडिट के 2 सेक्शंस अवेलेबल हैं, और अगर 2 सेक्शंस अवेलेबल नहीं है तो आपको एक के अंदर आपको वो लेनी पड़ेगी, रिकॉर्डिंग लेनी पड़ेगी। अब्दुल्ला, इसको और डिस्कस करना है और डिस्कस भी कर लेते हैं। बिशारत बिलाल अजहर साहब ऑनलाइन क्लास अभी इस सेशन में नहीं ले रहे बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज, लेकिन उनके रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं, तो वो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगे, और जो अपडेट हैं वो आपको अपडेट्स भी साथ प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है जी। महक, आपके हिसाब से रिपोर्टिंग और ऑडिट कौन से टीचर्स? सारे टीचर्स अच्छे हैं, सारों के डेमो लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, आप सारे टीचर्स को पढ़ के भी आप देख सकते हैं, आप जहां पे आपको सिंक बनता है, लेकिन हमारी तरफ से, हमारी कोऑर्डिनेशन से, हमारी इतनी उनके साथ इंटरेक्शन है, वी कैन कॉन्फिडेंटली से कि आपको सारे टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, और इतना पढ़ाएंगे कि आप पेपर को बहुत अच्छे तरीके से पास कर सकते हैं। ठीक है जी। अगर फिजिकल क्लास मिस हो जाए तो रिकॉर्डिंग, वो डिपेंड करता है अब्दुल नाफिर कि वो कौन से टीचर हैं, अगर उनकी रिकॉर्डिंग्स हमारे पास हैं तो हम आपको उन रिकॉर्डिंग को जरूर दे देंगे जी। ठीक है, वो डिपेंड करता है जी। 2 पेपर सी वैली इज कंपल्सरी। शाजेब, यू विल बी गेटिंग लॉग इन टुमारो। सुहेल अजीज, जमशेद साहब एंड मिर्जा साहब ऑनलाइन कोई क्लैश नहीं है जी, आपने टाइम टेबल में शायद देखो, मैं आपको फिर से दिखा दूंगा। Numan, I have fast reporting ARS and BFD. What combination should I follow for remaining papers? I have fast reporting, audit and BFD. What combination should I follow for? Numan, मैं आपको बस एक सेकंड जरा एंड पे आंसर कर दूं प्लीज, या मैं आपको चले आप कर देता हूँ, एक सेकंड जरा। आपने रिपोर्टिंग, ऑडिट और BFD इसमें अच्छा जी, क्या कहते हैं जी, क्लियर एनोटेशन कैसे होती है? हाँ, वो आ गया।
अच्छा जी, नुमान है, आपने जी रिपोर्टिंग पास किया है, आपने ऑडिट पास किया और बीएफडी पास किया है। पीछे आपके आई गेस एमएसए सारे रहते हैं, टैक्स रहता है, सी लॉ रहता है, और क्या रहता है जी, एसपीएम रहता है, और एमएसए 1 और एमएसए 2। तो नुमान आई एम अज्यूमिंग आपका एमएसए रहता है, आप फिर से मैसेज कर दें अगर नहीं रहता तो। आपको मेरे ख्याल में अगर रिपोर्टिंग और ऑडिट पास है तो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में एमएसए 1 और सी लॉ लेना चाहिए, और फिर ये फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको लेना चाहिए जो आपकी नेक्स्ट है, और उसके बाद आप एसपीएम और टैक्स को टैकल करें, ठीक है, और फिर ये आपका सेकेंड अटेम्प्ट हो गया, और थर्ड अटेम्प्ट आपका मेरे ख्याल में एमएसए 2 बन सकता है। अगर आपको लगता है कि 3 अटेम्प्ट ज्यादा हैं तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर सी लॉ और एमएसए 1 के साथ एसपीएम ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये आप जरा देख लें, और अगर इसको आंसर करना हो, अगर इसको डिस्कस करना हम कर लेंगे, ठीक है जी। मोहम्मद खान, मैंने जैसा पहले कहा कि आसिम साहब ऑनलाइन में नहीं पढ़ा रहे थे, अगर आप पढ़ना उनसे चाहते हैं आप पहले एक दफा कोऑर्डिनेटर से डिस्कस कर लें प्रोसीजर ऑफ ट्रांसफरिंग टू गुलबर्ग ऑनलाइन कैंपस। अगर हमारे पास आता है इंटरेस्ट तो हम इसको भी कंसिडर कर लेंगे, आप प्लीज ये जरा अपना इंटरेस्ट रजिस्टर कर लें। मंसूर, रिपोर्टिंग के सिलेबस के चेंजेस आपको क्लास में फर्स्ट डे पे बता देंगे। अच्छा जी, कायनात सर, आफ्टर गिविंग 4 पेपर्स टू अनलॉक एमएसए 1 एंड एमएसए 2, आफ्टर गिविंग 4 पेपर्स टू अनलॉक एमएसए 1 एंड एमएसए 2, नहीं देखें, आप जब एमएसए देंगी ना, आपने जब अनलॉक कर लिया एमएसए, तो जब आप एमएसए के पेपर्स देंगी तो आपको एमएसए 1 के साथ लॉ पढ़ना जरूरी है और एमएसए 2 के साथ टैक्स पढ़ना जरूरी है। तो अगर आपने 4 पेपर्स अनलॉक कर दिए हैं तो आप एमएसए 1 एंड एमएसए 2 विदाउट स्टडीइंग, पास की बात नहीं करें, लेकिन विदाउट स्टडीइंग लॉ एंड टैक्स नहीं करना चाहिए। तो या तो आप अगले 2 अटेम्प्ट्स में टैक्स और लॉ करें, और अगर वो नहीं है तो फिर आप एमएसए 1 एमएसए 2 टैक्स और लॉ साथ करें, लेकिन वो बड़ा बर्डन हो जाता है। तो आपको टैक्स और लॉ कम से कम रेलिवेंट एरियाज पढ़ लेना चाहिए जी। इमरान, टीचर्स बताएंगे आपको रेलिवेंट क्लास में। अब्दुल वहाब, अगर आप 1.5 साल बाद दे रहे हैं तो आपको 4 पेपर जो उठाने चाहिए वो हैं जी रिपोर्टिंग, ऑडिट, लॉ और एसपीएम। एसपीएम, ठीक है जी। अब्दुल वहाब, मैं सारों को ही रिप्लाई कर रहा हूँ यार 8 o'clock के मैसेजेस हैं, 3 o'clock, ठीक है जी। नहीं समर, इंशाल्लाह वो अवेलेबल होंगे, सारे होंगे, ठीक है जी। सुहेब, न्यू स्कीम में इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है सीफैप के लेवल पे। जो एक फर्क है वो ये है कि सिलेबस चेंजेस जरूर हैं, लेकिन जो नाम का एक फर्क है वो बीएमएस की जगह एसपीएम आ गया, लेकिन उसके भी सिलेबस कंटेंट 60 to 70% सेम है जी। आईफोन, मैंने ये भी आंसर कर दिया है। टैक्स की क्लास भी आपको रिकॉर्डिंग इसकी नेक्स्ट वीक से मिल जाएंगी। बिलाल, आपको अगर आपने बीएम पास किया है तो यानी कि आपको मुझे खाली बीएम पास किया है, अगर आपने खाली बीएम पास किया तो फिर आप रिपोर्टिंग और ऑडिट को लें जी। सर, एसपीएम और ऑडिट टाइमिंग में क्लैश है क्लैश? आप क्लैशेस जरा प्लीज एहतशाम हमारे कोऑर्डिनेटर्स को नोट करा दें तो हम इसको देख लेते हैं, ठीक है जी। वरना वो रिकॉर्डिंग्स के थ्रू भी, और ऑडिट के जी 2 सेक्शंस भी हैं तो वो भी आपके पास अवेलेबल हैं। सर, पर पेपर हाउ मेनी, फलक ये मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन आई बिलीव के वो अटेम्प्ट जो है ना आपके पास, अब जो रिस्ट्रिक्शन है दैट इज मोर ऑन टाइम वेस्ट। के फॉर एग्जांपल अगर आपके खाली 2 पेपर्स देते हो ना सीफैप के, तो अनलिमिटेड टाइम है टू क्लियर। नुमान, आप हमारे कोऑर्डिनेटर्स को बताएं, जैसे मैंने कहा कि अगर कोई कोऑर्डिनेशन इश्यूज हैं वो आप हमारे इनको बताएं तो वो आपको करेक्ट कर देंगे। अच्छा जी, मैं बस अब जी थोड़े से क्वेश्चंस को स्क्रॉल कर रहा हूं। जी, एसपीएम और ऑनलाइन का मैंने बता दिया, ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैं क्वेश्चन के एंड पे पहुंच गया हूं। अगर किसी का क्वेश्चन है जो कि आंसर नहीं हुआ तो मुझे प्लीज जरा वो फिर से मैसेज कर दें, मैं खाली 1-2 मिनट्स का। सर, विद इन 1 ईयर 4 पेपर्स देने चाहिए, अभी वैसे देखें आप पे डिपेंड करता है, लेकिन 1 साल में अगर आप रिपोर्टिंग और ऑडिट कर लें, कौन साहब थे, मोहम्मद उस्मान, अगर आप 1 साल में रिपोर्टिंग और ऑडिट कर लें, क्योंकि आगे वाले पेपर्स को प्लान आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप रिपोर्टिंग और ऑडिट कर लें या 3 पेपर्स भी कर लें, आपके पास इनफ अटेम्प्ट्स हैं टू क्वालिफाई विद इन आर्टिकल।
नहीं इमरान राव, इसमें आप ऑडिट रिपोर्टिंग और टैक्स में ऐसे कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी। अदनान साहब का मैंने आपको जितना शेयर किया कि वो अभी इस सेशन में नहीं है, तो इस सेशन में शोएब साहब के स्टूडेंट्स वहां पे पढ़ रहे हैं। जी आप पेपर्स अपने उमर फारूक चेंज कर सकते हैं। फलक, जो बीएफडी की स्पेसिफिक है ना अप्रोच, वो बेहतर है कि आपकी क्लास में आपको टीचर डे 1 पे बताएं। लॉगिन जी आपको कल तक इंशाल्लाह मिल जाएंगे। फॉर CFAP जून 22 हाउ मेनी ड्यूरेशन ऑफ आर्टिकल्स इज रिक्वायर्ड, यानी कि अगर आपने CFAP जून 22 में ज्वाइन किया है तो आई बिलीव 1 ईयर के अंदर आपका हो जाएगा। तैमूर, अगेन ये चीजें तो जहां तक हमारे पास इंफॉर्मेशन थी वो हमने आपको एडमिशन के टाइम पे बताया होगा। जैसे फॉर एग्जांपल बिलाल साहब का ना, आपको टाइम पे ही बताया होगा कि उनकी क्या चीज अवेलेबल है, उनकी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है। अगेन अगर आपको कोई इसमें प्रॉब्लम है, आप जरूर कोऑर्डिनेटर से बात करें, वी विल फाइंड अ वे आउट एंड द सोल्यूशन फॉर यू। ठीक है जी। जो चीज हमें अभी पता चली है वो हमने आपको स्ट्रेट अवे शेयर कर दी है। जी ठीक है उस्मान, लेकिन ये मैं कह रहा हूँ कि जी क्लासेस स्टार्ट आपकी होंगी ऑनलाइन की मंडे से। ठीक है जी। जी गुलबर्ग ऑनलाइन का टाइम टेबल मैं एक दफा फिर से शेयर कर देता हूँ। जाहिद आप जरा प्लीज ये ऑन कर देंगे जी प्लीज। पेन, चलिए अब आप बताएं जी। अब हम वो कर रहे हैं जी उसको। हाँ जी स्टूडेंट्स, आपके पास अभी एक गुलबर्ग का भी टाइम टेबल आ गया है जी। ओरिएंटेशन इज ऑलमोस्ट ओवर। अगर कोई आपके क्वेश्चंस रह गए तो बता दें। जून 22 की अटेम्प्ट के लिए 1 ईयर आर्टिकल रिक्वायर्ड हैं या 1.5? जून 22 के लिए आई बिलीव जून 22 के लिए तो 1.5 ही होंगे, 1.5 ही होंगे जी। ठीक है। 1 ईयर स्टार्ट फ्रॉम फर्म रजिस्ट्रेशन डेट। 1 ईयर विल स्टार्ट फ्रॉम सी वैली। किसकी बात कर रहे हैं आप? अगर तो है ना कि जी CFAP अटेम्प्ट आपने 1 ईयर के साथ देनी है तो दैट स्टार्ट फ्रॉम फर्म रजिस्ट्रेशन डेट। Atik, I have passed reporting IT Mac law and could not pass BFD, Mac, audit and BM. So should I go for BFD, BM, MSA 2? यानी कि आप इसमें ऑडिट नहीं पढ़े आपके? अतीक रही ये गेम BFD, BM, MSA 2 और ऑडिट, ये 4 है गेम। तो इसमें आप देख लें। इसमें बस बेसिकली ये है कि आप 2-2 करके दें
और बेहतर ये है कि बीएफडी पहले टैकल कर लें, बड़ा सब्जेक्ट है, और बीएफडी के साथ आप एसपीएम दे दें ताकि आप अगले में MSA2 और ऑडिट कर लें, ठीक है, ताकि आपका MSA2 का जी, ठीक है जी। फिर जी थर्ड पेपर विद रिपोर्टिंग एंड ARS, बिलाल इट डिपेंड्स ऑन यू, आप सीलॉ भी ले सकते हैं और SPM भी ले सकते हैं, ठीक है जी। नहीं जी, ये रिकॉर्डिंग की ऑप्शन अभी नहीं है, ठीक है, हिफ्सा रिकॉर्डिंग की ऑप्शन नहीं है अभी, ठीक है जी। चलिए स्टूडेंट्स, आई होप कि आपके सारे क्वेरीज ऑनलाइन स्टूडेंट्स के केटर फॉर हो गए हों, तो अगर हो गए हैं अली, ये चीज हमें चेक करनी पड़ेगी ना, ठीक है, कि वो वो जो 1 ईयर का रूल है वो दिसंबर 22 पे अप्लाई कर रहा है, क्योंकि स्कीम उसके बाद आई है ना, स्कीम अनाउंस ही कोई अराउंड अबाउट सितंबर में हुई है जी। आई बिलीव उस्मान, ये आप IKF से एक दफा चेक कर लें, आई बिलीव ये ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर योर टाइम जी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।